अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हेल्थ स्पेशल के आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर सूफ़ी जावेद मुस्तफ़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फैमिली फिजिशियन हूं। आजकल चुगताई हेल्थ केयर जेल रोड पे पेशेंट्स में देखता हूं और उनके कॉर्पोरेट्स भी। और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान हैं जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और सर्विसेज हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं यूरोलॉजी के। और एक मायनाज हमारे दोस्त हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं बड़े अच्छे। तो आज हम इनसे बात करेंगे जो हमारी गुर्दों में पथरियां हो जाती हैं और मसाने के मसाइल हैं और यूरिन रिपोर्ट हमने कैसे पढ़नी है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मेरे ख़िलाफ़ कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट भी भेजी थी और कि ये इन पे बात की जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब यूरिन रिपोर्ट आप यूरिन करवाते हैं टेस्ट, और यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट कैसे पढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब आप तो अक्सर यूरिन रिपोर्ट्स देखते हैं, मैं भी रोज़ की 30-40 रिपोर्ट्स में देखता हूँ। तो उसमें सबसे पहली तो बात मैं मरीज़ों को कहता हूँ कि जो उनको पहले पता होनी चाहिए, जो बतानी चाहिए, जो कंटेनर दे रहा है बंदा, कि यूरिन जो है उसको लेना कैसे सैंपल को, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है। उस पे बहुत फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा शुक्रिया स्पेशल टीवी का और डॉक्टर सूफी जावेद का कि इस बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर उन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया स्पेशल, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए, ताकि आम हजरात को जो भी देख रहे हैं, जो इस रिपोर्ट यूरिन रिपोर्ट जो एक कॉमन टेस्ट है जो बड़ा इग्नोर किया जाता है। बेसिकली यूरिन का टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यूरिन के ज़रिए ही हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि किडनी और किडनी के सिस्टम के अंदर क्या डिजीज़ चल रही है। तो यूरिन का टेस्ट एक बड़ा बेसिक टेस्ट है, तो ये हमेशा करवाना चाहिए। यूजुअली आम सेंटर्स में इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ब्लड के लिए तो आजकल अवेलेबल है कंप्यूटराइज सिस्टम, कि ब्लड का सैंपल लिया और बीच में उसकी मशीन के अंदर डाला और वो सारी रिपोर्ट कंप्यूटराइज तरीके से आ सकती है। तो यूरिन के लिए एक थोड़ा सा एहतमाम करना पड़ता है कि कंटेनर लेना पड़ता है और उसके अंदर कलेक्शन, फिर कलेक्शन का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उसको लेबॉर्ट्री के अंदर माइक्रोस्कोपी के लिए देखा जाता है। तो यूरिन कंप्लीट के लिए सबसे पहले कंटेनर लें जो कि स्टेरिलाइज हो, उसके अंदर कवर के अंदर हो, स्टेरिलाइज हो, और उसके अंदर जाके वॉशरूम में जाके यूरिन कलेक्ट करें। और यूरिन के लिए बेहतर ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग सैंपल ले लें, अगर ना भी हो तो इवनिंग में भी लिया जा सकता है, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और उसके लिए ये होता है कि उसको कंटेनर के अंदर इनिशियल जो यूरिन के ड्रॉप्स हैं ना, शुरू वाले, जो जब यूरिन स्टार्ट हो तो शुरू वाले कुछ स्ट्रीम के इनिशियल कोई 1 सेकंड के लिए पास दे के या हाफ सेकंड के लिए वो वेस्ट कर लें और बाकी कलेक्ट कर लें यूरिन। यानी जिसको मिड स्ट्रीम यूरिन मिड कहा जाता है। स्ट्रीम का ये मैं नाजरीन को बताता चलूं कि बहुत सारे हमने देखे पेशेंट मेरे पास भी आते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड करवा के आ गए हैं, ब्लड टेस्ट भी हुए, लिवर फंक्शन, लेकिन उनका बेसिक जो पेशाब यूरिन यानी पेशाब का टेस्ट उनका नहीं हुआ होता। तो ये बड़ी अजीब सी मुझे बात लगती है। इसलिए मरीजों को चाहिए कि अगर आपको फ्लैंक में दर्द हो रहा है, इधर पेट में साइड पे, और गुर्दा का सस्पेक्ट कर रहे हैं, पथरी कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी टेस्ट आपने करवाना है तो यूरिन का जरूर करवाएं। बल्कि डॉक्टर साहब पहले हम लोग, मैं यूएई में रहा हूँ 15 साल, अमेरिकन हॉस्पिटल जॉन्स हॉपकिंस, उसके साथ एफिलिएटेड हॉस्पिटल तमाम। तो हम, मुझे याद है कि हमारे पास तो डिपस्टिक्स होती थी। जी जी। बाद में उनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया, वरना वो हमारे नर्सेज उधर ही डिपस्टिक से हमें काफ़ी रिजल्ट बता देते थे। लेकिन पिछले कोई 10 सालों से मैंने देखा है, पाकिस्तान में तो खैर है ही नहीं, जब से मैं आया मैंने डिपस्टिक वाली बॉटल नहीं देखी। वो बड़ा एक रैपिड आपको उसी वक्त क्लिनिक में मिल जाता था। और लेकिन अब वो नहीं, एक तो नजर आती है, दूसरी है कि यूरिन बहुत देर से करवाते हैं। यानी ये क्या वजह, अल्ट्रासाउंड भी ऑर्डर कर देते हैं। तो वो बेसिकली अवेयरनेस की कमी है ना। जनरल प्रैक्टिस के अंदर भी लोग इतने बिजी हैं। अगर पेरिफेरी पे या प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, छोटे शहरों में, वहाँ आप एक जनरल प्रैक्टिशनर है, उसने सारा दिन में तकरीबन कोई एक शिफ्ट में 2-3 घंटे में भी उसने 100 से ऊपर पेशेंट देखने हैं, शाम को भी। तो वो मेडिसिन लिख के फौरन उसको भेज देते हैं और ये सीबीसी खून का टेस्ट करवा लें, ये करवा लें। नहीं सर, मैं बात कर रहा हूँ ये अच्छे भले हॉस्पिटल जो हैं प्राइवेट, उनमें के पेशेंट आते हैं हमारे पास, और वो अल्ट्रासाउंड चूंकि यहाँ पे होता है हमारे जेल रोड पे, तो वो आते हैं और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेके मेरे पास कई दफा मरीज आते हैं। अल्ट्रासाउंड भी हुआ होता है, सीबीसी, किडनी फंक्शन भी हुए होते हैं, यूरिन नहीं हुआ होता। तो मैं हैरान हूँ कि वो एक ऐसी अहम, यानी उसमें पता चल जाता है कि ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रिस्टल्स आ रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे चल के आप बताएंगे, जाहिर है कि वो हमें मिलती है। लेकिन ये है कि वो करवाई नहीं होता, फिर उसमें टाइम लग जाता है, फिर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो आती है रिपोर्ट, फिर उसके बाद उसके अलावा उससे इन्फेक्शन का पता चलता है, उससे बहुत सारी। अच्छा, जो आपने बात की मिड स्ट्रीम, तो वो उसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं नाजरीन, कि जो डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले जो यूरिन के कतरे हैं वो आपने नहीं उसमें डालने, क्योंकि वो स्किन से लग के आते हैं।
जो स्किन होती है इर्द गिर्द, जब यूरिन शुरू होता है तो स्किन से वो टच होके आता है, तो उसमें बैक्टीरिया, उसमें एपिथेलियल, उसकी जो स्किन के सेल्स हैं वो आ जाते हैं उसमें, इसलिए उसको अवॉइड किया जाता है। जो क्लीन कैच जो होता है ना, यानी जो तेजी से जब यूरिन आ रहा हो और ब्लैडर भरा हुआ होना चाहिए, कोशिश ये हो कि आपका मसाना भरा हुआ हो, इसलिए भी मॉर्निंग वाला यूरिन बेहतर होता है कि आपका मसाना भरा होता है। और दूसरा है कि वो फ्लश आउट नहीं हुई होती चीज़ें, उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह भी जो है वो ग्रो करके, तो अच्छी खासी अगर हैं तो मिल जाते हैं, नहीं हैं तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। तो वो आपको उसमें से मिड स्ट्रीम यानी दरमियान में से आपने चलते हुए यूरिन में से आपने सैंपल लेने, और आखिरी ड्रॉप्स भी नहीं लेने और पहले वाले। तो इसके लिए मसाने का भरा होना बड़ा ज़रूरी है कि ब्लैडर फुल हो, तो फिर ही आपको ये होगा ना। अगर ब्लैडर ही एम्प्टी है तो फिर आगे पीछे से दरमियान में से क्या आप उसमें से इसलिए वो कहा जाता है ना अर्ली मॉर्निंग सैंपल ले लें, यही है कि ब्लडर उसके अंदर भरा हुआ होता है। जी। लेकिन अगर आप फर्ज करें आपको दर्द हुई दोपहर के वक्त, तो आप सुबह का वेट नहीं करें, हाँ, नहीं, आप फिर तो नहीं। टेस्ट तो करवाएं, हाँ, फिर टेस्ट और इट कैन बी रिपीटेड ऑलवेज। बहुत महंगा भी नहीं है टेस्ट, और ये काफी सस्ता टेस्ट इसके है। अंदर इतनी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंस नहीं। इसमें थोड़ा सा एक पेशेंट के लेवल पे भी है कि पेशेंट भी जरा इसको लाइट ले लेते हैं, क्योंकि उसमें जाना पड़ता है, कंटेनर लेना पड़ता है, वॉशरूम जाना पड़ता है, फिर जाके कलेक्ट करके रखना पड़ता है, फिर लेबॉर्ट्री के लेवल पे भी फिर जाके देते हैं, तो फिर उसकी रिपोर्ट थोड़ी लेट आती है। तो डॉक्टर साहब 1 बाय 1 अगर चलें, क्योंकि मैं तो रोज रिपोर्ट से, आप भी देखते हैं, मुझे तो याद हो गए कि सबसे पहले ऊपर लिखा होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो नाज़रीन ये नोट कर लीजिए कि यूरिन रिपोर्ट अगर आपके पास कोई भी है तो आप अपने निकाल लें रिपोर्ट, और उसको आप खुद पढ़ सकते हैं बड़े आसानी से। और उसके मेन चीजें जो हैं, तो उसमें सबसे पहला कॉलम होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कहीं पे पीएच होता है, जो ना 1 बाय 1 हम करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या चीज है? स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली शो करती है कि उसकी यूरिन की कंसंट्रेशन कितनी है। अगर वो कम होगी तो इसका मतलब है कि वो डाइल्यूटेड है, यानी कि उसके अंदर पानी की मिकदार ज्यादा है। अगर वो कंसंट्रेटेड है, यानी कि 1.020 1.025 तक आती है, तो इसका मतलब है कि वो गाढ़ा यूरिन है। और पानी अगर बहुत ज्यादा पिया हुआ है और फिर वो उसकी डाइल्यूटेड आएगा, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लाइट पानी की तरह का होगा, उसका कलर भी ट्रांसपेरेंट होगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, पीएच स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो उसकी वो पानी कम पिया होगा तो वो डार्क येलो होगा, और उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। तो ये शो करता है कि यूरिन की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी ठीक है, गुर्दे सही काम कर रहे हैं कि नहीं। आज जैसे डायबिटीज इंस्पाइडस में वो तो यूरिन कंसंट्रेट होता ही नहीं, तो वो आता रहता है, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमेशा लो रहती है, लो साइड पे। लेकिन यूजुअली आप जैसे आपने फरमाया कि वो आपके पानी पीने पे ज्यादा है, कितना पानी आप पी रहे हैं, और वो ये भी शो करता है। या डिहाइड्रेटेड है आप, डिहाइड्रेशन की कई कॉजेज होती हैं, यानी पानी के कम होने की जिस समय से, वो खून गाढ़ा होने की, खून गाढ़ा होगा तो यूरिन भी गाढ़ा आएगा। तो उसमें कई वजूहत होती हैं, जिसके अंदर आप किसी को दस्त लगे हुए हैं, पखाने आ रहे हैं, उसको मोशंस लगे हुए हैं, पेट खराब है उसका, तो उसका भी जाहिर है यूरिन भी डार्क भी होगा और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। फिर उसके अंदर अगर कोई और यूरिन के अंदर जैसे सेल्स हैं या प्रोटीन्स हैं, या उसके अंदर जो है शुगर है, तो उसके भी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी उसकी, ठीक है ना। क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी दो चीजों का है कि वाटर और प्लस उसके अंदर जो वाटर के अंदर सॉल्युबल जो चीजें हैं, दोनों का मुआवजना है। तो वो सॉल्युबल चीजें अगर ज्यादा होंगी, प्रोटीन्स आ रही, तो इससे बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक छोटी सी लाइन लिखी होती है ऊपर, वो अक्सर देखते नहीं हम लोग, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप देखेंगे, यूजुअली इट्स नॉर्मल, लेकिन वो अगर वो उसकी अब नॉर्मल वैल्यू है, कम है या ज़्यादा है, तो उस पर आपने रेड मार्क लगाना है, और वो उसकी अहमियत है। और अगर वो ज़्यादा है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो पानी ज़्यादा पिएं, और फिर ऑब्वियसली डॉक्टर आपको बताएगा उसकी कॉज क्या है, कि नीचे कोई प्रोटीन्स वगैरह। अगर डिहाइड्रेशन, एक सबसे बड़ी कॉज डिहाइड्रेशन है, लेकिन और भी कॉजेज उसकी हो सकती हैं, जैसे शुगर आ रही है, ब्लड आ रहा है, प्रोटीन्स आ रही हैं, उसकी वजह से पानी है भी, तो वो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो इसी तरह डॉक्टर साहब पीएच पे आते हैं, तो पीएच के बारे में मुझे ज्यादा इतना पीएच बेसिकली एसिडिक इसकी शो करती है कि यूरिन बेसिकली नॉर्मली भी अगर देखा जाए, नॉर्मल बंदे में यूरिन एसिडिक ही होता है। उसकी 6.5 तक होगी पीएच, उसकी नॉर्मल 6.5 ही होगी। अगर उसकी एसिडिटी ज्यादा है तो 5.5 तक आ जाएगी। यानी तेजाबी हमारा जो ब्लड की पीएच भी, ब्लड की पीएच 7.5 होगी, हाँ 7.5 होगी, 7.5, तो वो तकरीबन बैलेंस्ड होता है। 7.35 टू 7.45 नॉर्मल पीएच। जो नाजरीन जो ब्लड है वो पीएच उसकी बैलेंस्ड होती है, यानी 7 के करीब होती है, लेकिन यूरिन जो है नॉर्मली वो एसिडिक होता है, क्योंकि उसमें एसिड्स आ रहे होते हैं काफी सारे, जो है ना, यूरिक एसिड आ रहा है। हाँ, उसके अगर वो अल्कलाइजर सिट्रो सोडा अक्सर पेशेंट पहले ही ले चुके होते हैं, सिट्रो सोडा, तो उसमें 7 तक हो चुकी होती है। अच्छा, ये जो सोडा आपको अक्सर डॉक्टर दे देते हैं, या आप खुद ही ले लेते हैं सिट्रल का या सोडा जो है, तो उससे पीएच में फर्क आ जाता है, क्योंकि वो बेसिकली अल्कलाइन होता है वो,
वो असास होता है, जैसे एक तेजाब है और एक असास है, तो वो असास ही कहते हैं ना, जो अल्कली हाँ को हाँ उर्दू में। अल्कली अब तो खैर उर्दू बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्कली ही कहना चाहिए उसको। तो एक अल्कली है जी और एक एसिड है जी। डॉक्टर साहब, तो हाँ पीएच से क्या मतलब पता क्या चलता पीएच से है? हम तेजाबियत देखते हैं यूरिन की, एसिडिक है वो। इस तरह के पेशेंट में उसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि स्टोन के पेशेंट हो जिसमें पथरी निकली हुई हो। कई बार पेशेंट ऐसे होते हैं, स्टोन फार्मर्स होते हैं, स्टोन निकालते रहते हैं, तो उसमें हमें अंदाजा होता है कि पीएच इसकी अगर नॉर्मल है या ज़्यादा है। अगर पीएच नॉर्मल है, एसिडिक है, 6 है और यूरिक एसिड भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यूरिक एसिड स्टोन का शक है, तो उसमें अल्कलाइजर सिट्रो सोडा दे देते हैं। अच्छा, अगर ज्यादा वो पीएच पीएच कम की तरफ होना, कम की तरफ, 5.5 कम हो, का मतलब होता है जी एसिडिक। एसिडिक 5.5 है लेट्स सपोज, राइट। और साथ उसका यूरिक एसिड भी ज्यादा है और स्टोन अच्छा। फार्मर पेशेंट है कि स्टोन राइट। निकालता रहता है छोटे छोटे, तो उसके उनको अंदर हम यानी हर एक को नहीं देना चाहिए स्ट्रेटल हाँ का। अगर किसी की इस पीएच 7 है हाँ यूरिन की, तो उसमें उसको स्ट्रेटल का देंगे कोई फायदा, मतलब उसको सोडा देंगे आप हम्म तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो हम्म ऑलरेडी उसका पीएच जो है वो और यानी और खराबी कोई करेगा, यानी फायदा नहीं वो दे सकते। तो पीएच को देख लें आप, फिर आपको दवाई इस तरह की लें। उसके बाद चलिए उसको शॉर्ट थोड़ा सा करते हैं, इस पे लगा एक प्रोग्राम में हाँ यूरिन पे करेंगे। इसमें आपने जो चीजें देखनी होती है, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट हाँ अक्सर आते हैं पेशेंट में, हम्म तो कैल्शियम ऑक्सलेट जो है बस, या ऑक्सलेट क्रिस्टल जो आते हैं, हम्म। वो आप बता रहे थे वो बेसिकली ऑक्सलेट जो है ना, वो उसकी यूरिन की सारी रिपोर्ट की एंड में इंफॉर्मेशन लिखी होती है, जो क्रिस्टल्स हैं जी जी। ऑक्सलेट्स का एक बस लिखा होगा। तो यूजुअली ऑक्सलेट्स बेसिकली ये शो करता है कि यूरिन के अंदर से साल्ट कोई खारिज हो रहा है। अगर स्टोन का पेशेंट है और ऑक्सलेट क्रिस्टल्स हैं, उसके अंदर टेंडेंसी है स्टोन फार्मिंग की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि स्टोन उसके अंदर स्टोन हो, ये जरूरी नहीं है। वो क्रिस्टलाइजेशन होती है, छोटे छोटे साल्ट इकट्ठे होकर फिर स्टोन बनाते हैं। अगर स्टोन हमारे जो स्टोन 85% स्टोन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही होते हैं, अच्छा कैल्शियम प्लस ऑक्सलेट स्टोन, तो वो ऑक्सलेट क्रिस्टल्स कोई खारिज होते रहते हैं अच्छा स्टोन के पेशेंट्स में। अच्छा अच्छा यूजुअली वो रूटीन में नहीं अच्छा। वो होते। कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यानी जिसे कैल्शियम हम ऑक्सलेट, कैल्शियम हाँ स्टोन भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट तो स्टोन होते उसमें हैं। यानी वो कैल्शियम की ज्यादती से भी बन सकते हैं, और नहीं, ऑक्सलेट की। कैल्शियम बेसिकली वो हमेशा, जब कैल्शियम और ऑक्सलेट ये दो मिक्स होते हैं, ऑक्सलेट को जब फ्री छोड़ा जाता है ना, तो वो स्टोन का बायस बनता है। अच्छा। यूजुअली गट से, इंटेस्टाइन से कैल्शियम अब्सॉर्ब होती रहती है, तो राइट। ऑक्सलेट के साथ मिल जाती है, दैट इज कैल्शियम ऑक्सलेट। अच्छा, तो तो स्टोन नहीं उसमें बनता। स्टोन के चांसेस कम होते हैं। अच्छा। सिर्फ सिंपल ऑक्सलेट जो होता है ना, ऑक्सलेट वो ज्यादा स्टोन करता है, जिसमें राइट। बॉडी के अंदर ऑक्सलेट एंडोजिनस प्रोडक्शन ऑक्सलेट जी की जी। हो रही होती है, तो तो वो उसमें पालक वगैरह और पालक उसमें सब्जियों अवॉइड से। करते हैं कि स्पाइनच, अच्छा। ये पालक और हरे पत्तों वाली सब्जियां कम इस्तेमाल करें। नहीं, ये वो नहीं कि तो मैं बिल्कुल हर मरीज को कहता हूँ ज्यादा करें आप हाँ, इस्तेमाल। वो लेकिन ये कि उसको पानी के साथ, वो बेसिकली ऑक्सलेट इज सॉल्युबल इन वाटर। अच्छा। जितना पानी ज्यादा पियेंगे ब्लड के अंदर, वो पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हम्म। स्टोन की टेंडेंसी कम होती है। तो ये एक अच्छा, जनरल तो एहतियात यानी है। अगर सब्जियां आप खा रहे हैं, ग्रीन्स खा रहे हाँ हैं, खा विच रहे इज हैं, वेरी कोई गुड फॉर योर बेसिकली हेल्थ। इस सब्जियों के और ये जो खाने की एहतियात के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके पीछे ना, लोग जो होते हैं नॉर्मल डाइट को भी छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि वो नॉर्मल जो बॉडी की न्यूट्रिशन के लिए डाइट चाहिए होती है, वो भी छोड़ चुके होते हैं। हाँ, नहीं, वो तो उसमें कि जरूरी है सॉल्ट का इस्तेमाल कम रखें, यानी कि सॉल्ट यानी कि खाने में डालें ही ना, ऊपर उसके अंदर इंस्टिल ना करें, एक्स्ट्रा ना डालें। एक्स्ट्रा ना डालें। फिर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फिर उसके साथ जो है रूटीन में आप अपनी डाइट, बैलेंस डाइट रखें। ये जो फास्ट फूड, इन चीज़ों से तो जनरली परहेज करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जो कैल्शियम के स्टोन्स हैं, हम्म अच्छा फिर वो बात उधर जा रही स्टोन्स की तरफ, तो चले कर लेते हैं, तो यूरिन रिपोर्ट की तरफ भी आ जाते हैं दोबारा कि स्टोन्स जो हैं वो, ऐसे आपने कहा कि कैल्शियम स्टोन्स होते हैं, फिर कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, अच्छा यूरिक एसिड स्टोन, यूरिक सिस्टीन एसिड, स्टोन, ठीक तो है। मोस्ट कॉमन कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन ही है। अच्छा, 85% तो कैल्शियम मैंने ये देखा है कि लोग विटामिन डी की बड़ी हैवी डोजेज इस्तेमाल करते हैं और साथ विटामिन, कैल्शियम लेते हैं, तो उनमें स्टोन बन जाता है। हाँ ये नहीं, 2 लाख का एक कैप्सूल आता है, एक हाँ 2.5 लाख का, हम्म वो हर हफ्ते ले रहे होते हैं कहीं। हाँ, वो तो हर वो हफ्ते वो उसके क्या विटामिन चक्कर डी है? को साथ मॉनिटर करना चाहिए। विटामिन डी की ज्यादा से भी प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी के यानी अंदर। टेस्ट करना टेस्ट चाहिए करना चाहिए, विटामिन डी। विटामिन डी लेवल तो बेसलाइन कई कितना है। लोग जो है ना, बगैर टेस्ट किए वो एक हुए बार दवाई बड़ी प्रिस्क्राइब मेगा करा लेते हैं, डोजेस, हाँ वो बेकार या कि डोजेस। डॉक्टर भी लिख रहे हैं हर हफ्ते हाँ जी लें 3 महीने, हाँ तो वो तो स्टोन बन जाएगा फिर हाँ उसमें। स्टोन का ये होता है कि एक तो स्टोन क्योंकि की विटामिन डी जो है वो बेसिकली नाजरीन, वो कैल्शियम को बढ़ाने के लिए, कि कैल्शियम जो आप खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए आपके अंदर। तो जब आप इतनी हैवी डोज में विटामिन डी लेंगे, तो सारा का सारा कैल्शियम एब्जॉर्ब अगर होगा जो हमारी डाइट में है, तो इट कैन कॉज स्टोन्स, वो ज्यादा हो जाएगा, वो निकलेंगे जब यूरिन में, ऊपर से पानी आप उतना नहीं पी रहे, और तो वो फिर प्रॉब्लम करेंगे। होता ही है कि हम बहुत साल जो है वो बर्दाश्त ना विटामिन डी देखते हैं, ना सूरज की रोशनी में बैठते हैं सुबह या शाम के वक्तों में, आपको बैठना चाहिए विटामिन डी के लिए। फिर हम एकदम चेक कराते हैं तो कभी 10 आ जाती है, डेफिशिएंसी आ गई, फिर उसको एकदम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ड्रास्टिक स्टेप्स हैं, ये ना लिया करें। मैं तो मरीजों से भी कहता हूँ कि इतने साल आपने
विटामिन डी के बगैर गुजारा किया है। हाँ। तो अब अगर लेना ही है तो आप 50,000 ले लें एक डोज, और हर हफ्ते उसको लेने की जरूरत नहीं, और साथ में आप रेगुलर जो है उसके एक डोज कैलकुलेट करवा लें अपने फिजिशियन से, और कोई 1-2-3 महीने के बाद उसका दोबारा चेक करें। और कई दफा 100 से ऊपर यानी टॉक्सिक लेवल्स में जा रही होती है, और विटामिन डी के अपने इंटॉक्सिकेशन है, उसके नुकसान आते हैं, और उसका एक नुकसान उसमें से ये भी एक कैल्शियम स्टोन। और ये रिसेंटली मैंने इस जून के महीने में, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी होती है गर्मियों में, पसीना ज्यादा आता है और पानी उस तरह से नहीं होता, तो मैंने 2-3 पेशेंट ऐसे देखे हैं, और जिनकी हिस्ट्री यही थी कि वो, और यंग फीमेल्स और मेल भी एक थे, कि वो विटामिन डी ले रहे थे बहुत हैवी, और उन्होंने जो है उसके साथ दूध वगैरह और कैल्शियम टैबलेट्स भी ली। तो इस पे ज़रा एहतियात रखें, इसका बैलेंस बड़ा ज़रूरी है, कि और पानी इसके साथ ज़्यादा पीना आपने, और बहुत है मेगा डोजेस ना लीजिए। हाँ, एक ले लिया चले आपने 2 लाख वाला, अगर आपको डेफिशिएंसी, उसके बाद या तो मेंटेनेंस डोज पे आ जाए, रेगुलर है 2000 यूनिट्स की विटामिन डी, वो ले लें आप, साथ विटामिन के भी है और प्रो के नाम से आती है। उसके अलावा दूसरी हैं 10,000 यूनिट्स, 5,000 जो वीकली ली जा सकती है बड़े आराम से, तो इस तरह की ले लें। 50,000 मैं तो सजेस्ट करता हूँ, अगर किसी को डेफिशिएंसी है तो एक महीना वो वीकली ले ले, साथ में जो है वो फिर उसको बैकअप कर ले 10,000 वीकली के साथ, तो यूजुअली दे आर एनफ आई थिंक। इसी तरह ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन है दूसरे नंबर पे, वो बेसिकली इन्फेक्टिव स्टोन्स होते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिसमें फीमेल्स के अंदर टेंडेंसी होती है बार बार इन्फेक्शन की। वो क्यों होती है कि फीमेल के अंदर पेशाब की नाली होती है, ज़रा उसकी लेंथ कम होती है। मेल के अंदर पेशाब की लेंथ 16 सेंटीमीटर टू 18-20 सेंटीमीटर होती है, फीमेल के अंदर 3 to 4 सेंटीमीटर होती है। तो उनके अंदर रिकरेंट चांस होता है बार बार इन्फेक्शन होने का, फ्रॉम स्किन। हाँ, आपका मतलब बाहर से, वो बाहर से, हाँ, इन्फेक्शन। तो वो लोग यूजुअली एक बार दवाई ले लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, वो उसको फॉलो नहीं करते, फिर 3 महीने बाद दोबारा रिकरेंट इन्फेक्शन फिर सिम्टम ना काज कर रही हो, सिर्फ तभी तो कहते हैं पेशाब का टेस्ट लाजमी कराएं, उसमें पता लगता है कि पस सेल्स आ रहे हैं कितने, और ये वो नहीं। बल्कि मुझे डॉक्टर साहब, सॉरी कथा कलामी की, डॉक्टर शैला हैं हमारे गायनेकोलॉजिस्ट, उन्होंने बड़ी अच्छी इस पे, शैला अकरम, उनका उन्होंने रिसर्च भी की थी इसके ऊपर, कि जो वॉश करना है इस एरिया को, खासतौर पे टॉयलेट जाने पर, खाना करने के बाद, तो वो आपको इस तरह से करना है कि वो जो आपका बैक्टीरिया है, ज़ाहिर पखाने में बैक्टीरिया होते हैं, वो आगे की तरफ जो स्किन पे ना टच करें, तो वो उनका पढ़ लें। अगर उन्होंने बड़ी अच्छी रिसर्च की हुई है, कोशिश करेंगे उनको भी किसी दिन बुलाएं हम, उनसे बात करें कि वो बच्चियों में और खवातीन में फिर इन्फेक्शन के चांस कम हो जाते हैं। तो उस तरह से अगर आप इन्फेक्शन बार बार रही हो ना, तो 10 इयर्स के बाद वो स्टोन बनने का चांस होता है। दैट आर कॉल्ड स्टैगहॉर्न स्टोन, बड़े स्टोन होते हैं, पूरा गुर्दा भरा हुआ होता है स्टोन से। तो ये इन्फेक्टिव स्टोन होते हैं जी। तो एक इन्फेक्टिव स्टोन हो गए वो फॉस्फेट, तो फॉस्फेट आएगा यूरिन टेस्ट के अंदर? कोई फॉस्फेट नहीं आएगा। अच्छा, वो सिर्फ पस सेल्स बार बार। अच्छा नाज़रीन, पस सेल्स जो है ना, वो देखने आपने 1-2 पस सेल होते हैं, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, 5 से ज्यादा, लेकिन 6 to 10 या 6 प्लस ज्यादा जो सेल्स होते हैं ना, उसमें साथ में अगर और 20 से भी ज्यादा है तो फिर यूरिन कल्चर लाजमी हो जाता है। और लेकिन 6 to 10 अगर हैं तो फिर आप सिम्टम्स देखते हैं, अगर सिम्टम्स हैं पेशेंट में तो फिर उसका कल्चर करवाते हैं, और अगर सिम्टम्स हैं, फीवर है साथ में, तो उसको एंटीबायोटिक भी शुरू करा के यूरिन कल्चर भेजने के बाद फिर एंटीबायोटिक आप शुरू करा देते हैं, और ताकि वो उसको क्रॉनिक इन्फेक्शन है, जो डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। एक ब्रेक के बाद हम दोबारा मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत, बहुत शुक्रिया। इंडियन फौज की तरबियत में ऐसी क्या चीज शामिल है जिसकी वजह से वो किसी भी मुसलमान को क्यों समझ लेते हैं कि ये मुजरिम है? डोनाल्ड ट्रंप पर फर्द जुर्म आयत, पहली फर्द जुर्म है जो किसी अमेरिकी सदर पर आयद की गई है। इंडिया में बहुत अहम इशू खड़ा हुआ है जो नरेंद्र मोदी की डिग्री का है। उन्होंने एक ऐसी सब्जेक्ट में डिग्री ली है जो दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता। जो रूस ने जंग मुसल्लत की यूक्रेन पे, उसकी पहली सालगिरह हुई 24 फरवरी को। देखते रहिए आलमी मालूमात, खबरें, तज्जिए एक मुनफरिद अंदाज में सुहेब मरगूब के साथ स्पेशल टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। तो बात हो रही थी यूरिन स्टोन्स की, और गुर्दे में पथरी होती है, मसाने में होती है। हमारे साथ डॉक्टर अतर महमूद साहब हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी के सर्विसेज हॉस्पिटल में, अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कंसल्टेंट हैं, और इसके अलावा भी और भी जगहों पे मरीज देखते हैं। तो बात हो रही थी, इन्होंने बताया कि फॉस्फोरिक स्टोन्स हैं जो कि इन्फेक्शंस हो गए पेशेंट को बार बार, तो उसमें बनते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम स्टोन्स हैं जो कैल्शियम की ज़्यादती और इस तरह की वजूहात की बिना पे बनते हैं।
तो और डिहाइड्रेशन मेनली एक कॉज इसकी है, और कि पानी आप उतना नहीं पीते, या जैसे मैंने भी अर्ज़ किया कि विटामिन डी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, डोसेज, और पानी उतना नहीं पी रहे, तो उसमें भी ये बनने के चांसेस होते हैं। कई लोगों में बार बार, कई लोग स्टोन फार्मर होते हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि जो फॉर्म करते रहते हैं, बार बार बनते हैं और निकलते रहते हैं छोटे छोटे स्टोन जो हैं। तो पूछेंगे आगे चल के कि स्टोन अगर बन जाए तो क्या करना है, क्या हमने उसमें क्या ख़तरात हैं, क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं एक डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब यूरिक एसिड स्टोन्स के बारे में बताइए। यूरिक एसिड स्टोन बेसिकली यूरिक एसिड उसमें स्टोन में होते हैं जिनमें हाई प्रोटीन डाइट, वो जो मीट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। जिस तरह पिछले दिनों ईद उल अज़हा गुजरी है, उस दिन में वो एक बार मीट लेना शुरू कर दिया, वो हफ्ता पूरा 2 हफ्ते लेते रहे इकट्ठे, उसके अंदर यूरिक एसिड की बॉडी में ज्यादती हो जाती है, तो यूरिन भी एसिडिक हो जाता है, 5.5 से pH 5 तक चली जाती है। उसमें यूरिक एसिड की क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड के स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये यूरिक एसिड स्टोन्स ये रेडियोल्यूसेंट होते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक्सरे पे नजर नहीं आते। अच्छा, सिंपल एक्सरे पे नजर नहीं आएंगे, इनके लिए सीटी कराना पड़ता है, या फिर अल्ट्रासाउंड के ऊपर सिर्फ आएगी गुर्दा फूला हुआ है, ये नहीं पता लगेगा कि स्टोन किधर है। स्टोन तो यूरेटर में होगा। नाजरीन देख लें, ये जो आप कहते हैं ना कि पत्थर तो नजर नहीं आया, तो डॉक्टर ने सीटी लिख दिया, वो ये वाले स्टोन जो होते हैं यूरिक एसिड के, ये आम एक्सरे पे नजर नहीं आते। कैल्शियम आ जाती है, क्योंकि जैसे हड्डियां हैं वो कैल्शियम से बनी होती हैं, तो वो नजर आ जाती है वाइट सी। तो इसी तरह से वो जो स्टोन होता है जो कैल्शियम का होता है वो नजर आ जाता है, क्योंकि उसमें शुआ नहीं गुजरती, और तो वाइट उसको रिफ्लेक्ट करता है। अल्ट्रासाउंड में भी नजर आ जाता है, उसका शेडो होता है पीछे। लेकिन जो ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, ये जो दूसरे यूरिक एसिड स्टोन, इनमें वो शेडो नहीं बनता, इनमें उस तरह से, तो ये देखने मुश्किल होते हैं। इनका ये होता है जब ये ब्लॉक कर देते हैं पेशाब की नाली को, तो गुर्दा में पानी जमा हो जाता है, गुर्दा फूलने लगता है, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो फिर हम सीटी करवाते हैं, ताकि सीटी में ये आ जाती है, सीटी में यूरिक एसिड स्टोन भी आ जाते हैं, दूसरे भी पता चल जाते हैं। तो सीटी केयूबी या सीटी एब्डोमेन करवाया जाता है उस सूरत में, पता करने के लिए कि पत्थर है और कहाँ पे है। और अक्सर पत्थर निकल भी जाता है, और कई दफ़ा वो फंस जाता है, तो वो पीछे गुर्दा खराब होने की, क्यों डॉक्टर साहब, हाँ, गुर्दा खराब होने के कितने चांसेस होते हैं अगर उसको ना रिलीव किया जाए? हाँ, देखिए ना कि अगर स्टोन है, जिस गुर्दे में दर्द हो जाती है तो पेशेंट तो फौरन आ जाता है दवाई लेने के लिए। कुछ स्टोन ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट को दर्द होती नहीं है। अच्छा, वो स्टोन एक बार दर्द हुई, दर्द का टीका लगवाया, घर चले गए, वो भूल गए जी दर्द ठीक हो गई जी, बाद में ख्याल ही ना किया, साल बाद पता लगा जी गुर्दा ही खत्म हो गई। तो इसलिए जो स्टोन के पेशेंट होते हैं, अगर एक बार इमरजेंसी जाकर इंजेक्शन लगवाया, दर्द ठीक हो गई, तो आप दोबारा उसको डिटेल वैल्यूएशन जरूर कराएं, सिटी स्कैन या कोई चीज़ देख के। जब स्टोन क्लियर हो गया फिर आराम से रिलैक्स करें। वरना ये ऐसे होता है कि किडनी की हिस्ट्री यही है कि पेन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है गुर्दा फूला हुआ है, वो एक हद तक फूला हुआ रहेगा, बाद में जाके उसका कॉर्टेक्स जो है पिचकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वो प्रेशर की वजह से, और वो नॉन और फंक्शनिंग, कॉर्टेक्स ने काम करना है। हाँ, कॉर्टेक्स ने काम करना है, और वो गुर्दा फूला रहेगा, दर्द नहीं होगी, वो कहेंगे ये आके दर्द नहीं होती। इसलिए स्टोन के पेशेंट्स में जिनमें पथरी की दर्द हुई हो, तो उसमें तो चलो बार बार दर्द हो, मरीज डॉक्टर के पास जाता है। कुछ पेशेंट है जिसमें रिकरेंट यूटीआई, जिसमें इन्फेक्शन बार बार होती है, जिस तरह फीमेल्स के अंदर, वो उसको लेते हैं कि मसाने की इन्फेक्शन हो रही है, दवाई ली, एंटीबायोटिक ठीक हो गया, वो ये नहीं पता कि गुर्दे में पथरी बन रही है। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो पता लगेगा कि बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रही है। वो जिधर भी जाएंगे दवाई लेंगे, घर चले जाएंगे, दवाई लेंगे, साल बाद फिर घर चले जाएंगे, वो बार बार इन्फेक्शन रह के गुर्दे के अंदर ट्रिपल फॉस्फेट जो इन्फेक्टेड स्टोन बनने का चांस होता है। ये खास तौर पे स्टेग हॉर्न स्टोन नॉन इन्फेक्टेड होते हैं, नॉन सिम्टोमेटिक होते हैं, उनकी अलामत होती कोई नहीं है। स्टेग हॉर्न, हाँ, स्टेग हॉर्न जो ये जो अजीब सी शक्ल के होते हैं, हाँ, गुर्दा पूरा भरा हुआ होता है स्टोन से। तो इसलिए जो स्टोन के पेशेंट हैं उसमें गुर्दे की दर्द हो, दर्द ठीक भी हो जाए, तो उसकी डिटेल एवेल्यूएशन जरूर करवाएं, ताकि पता लगे जी पथरी की नोयत क्या है, गुर्दा खराब होने का कितना चांस है, और उसका बर वक्त इलाज करवाएं। तो इसका मतलब कि जो पेशाब के अंदर ब्लड आता है, यूरिन टेस्ट में, फिर मैं आ गया वापस, कि उसमें खून आ जाता है, या उसके अंदर आरबीसीज आ रहे होते हैं, हीमोग्लोबिन आ रही होती है, तो उसका भी ज्यादातर स्टोन से ताल्लुक होता है। ब्लड बेसिकली यही शो करता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन में भी आ जाता है। इन्फेक्शन में तो पस ज्यादा होगी, ब्लड जब अकेला होगा और गुर्दे की दर्द होगी और ब्लड सेल्स 8 से 10 आ रहे होंगे, तो फौरन शक होगा कि यूरेटर के अंदर कोई स्टोन है, जिसने उसकी बेसिकली पेशाब की नाली अंदरूनी तौर पे भी बड़ी नाजुक होती है, जब स्टोन उससे हिट करेगा तो कोई ना कोई ब्लड निकलता है, तो वो माइक्रोस्कोप पे आता है, तो आरबीसीज आते हैं, तो वो फौरन शक होता है स्टोन है, फिर सीटी करवाते हैं। तो इसलिए आरबीसीज बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नाजरीन, गुर्दा बचाने के लिए आपको, अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं इसके लिए, अगर स्टोन फंस गया है, और पहले तो लोग कहते हैं ज्यादा पानी पिए निकल जाएगा, कोई दवाइयां भी बहुत सारी हैं, कोई कीमो की हैं, कोई होम्योपैथिक, दूसरी दवाइयां हैं, तो वो उनकी कितनी अफादियत है उसमें? सर, उनकी बेसिकली यही होता है कि स्टोन 5 mm तक का स्टोन है, उसने वैसे ही बॉडी से उसका चांस होता है 75 to 80% निकलने का ही चांस होता है। 5 mm यानी लेस देन 5 mm, ये हाफ सेंटीमीटर, लेस देन 5 mm जो
3 mm का तो 80% चांस होगा, 4 to 5 mm का 65-70% फिर भी चांस होगा निकलने का। अच्छा, तो वो ये है कि जब वो दवाई ले रहे होंगे, कोई उसमें पानी की मिकदार ज़्यादा पियेंगे, या कुछ सिट्राल का सिरप वगैरह लेंगे, या कोई होम्योपैथिक वाले कोई भी मेडिसिन दे देते हैं, उस स्टोन का 1-2 हफ्ते में पहले ही चांस होता है निकलने का 3-4 mm का। तो वो बात बन जाती है कि स्टोन इस वजह से निकल गया। अच्छा, तो इसलिए 3 to 4 mm का चांस निकलने का यानी डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज के ऊपर। अगर साइज जब डायग्नोज हुआ है तो साइज छोटा है तो हाँ, उसके चांसेस वैसे ही हैं वैसे निकलने निकलने के। के। पानी पिए और निकल पानी जाएगा। पिए, बहुत और ज्यादा कोई दवाइयों सिट्राल की- का अगर एसिडिक यूरिन है, यूरिक एसिड स्टोन है, जी जी, तो यूरिन अल्कलाइज करें, और उसकी दर्द की दवाई दें, एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक और है। कुछ दवाइयां ऐसी हैं, अल्फा ब्लॉकर उसको कहा जाता है, वो कि पेशाब की नाली की जो टिप होती है, यूरेटर की जो टिप मसाने में होती है, उसको डायलेट करते हैं। अच्छा, ये जो आती है अल्फा ब्लॉकर, लेकिन वो हार्ट के मरीज ले सकते हैं? हार्ट के मरीज ले अल्फा सकते हैं। ब्लॉकर, उसमें अच्छा। वो सिलेक्टिव होती है, यूरो सिलेक्टिव होती है, पूरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, ये नया आ गया। एम्सोलिसिन और ये इस तरह के सॉल्ट है। लेटेस्ट आ गई हैं दवाइयां जो अल्फा ब्लॉकर, जो मसाने के साथ जो पेशाब की नाली है सिर्फ उसको खोलते हैं, वो ना हार्ट के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ना ब्लड प्रेशर के, ना किसी और जगह पे। तो ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने आज बात बताई है। तो वो खोल देंगे तो वहां से स्टोन बाहर आ लेकिन जाएगा। उसको अंडर कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन उसकी दवाई देते हैं, ये नहीं कि वो दवाई लेके खुद घर बैठ जाए, उसको हर हफ्ते फिर अल्ट्रासाउंड से चेक करना जरूरी है अच्छा, कि पथरी निकली है कि नहीं। तो पूरा एक इसको बड़े स्कीम है पूरी। हाँ जी। और जो लिथोट्रिप्सी डॉक्टर साहब, ये जो शुआओं से इलाज करते हैं, शुआओं से, उससे अगर स्टोन किडनी के अंदर है 5 mm से ज्यादा है, तो वो एक्सरे के ऊपर नजर आ रहा है, तो फिर उसके अंदर लिथोट्रिप्सी है। बाहर से पेशेंट को उसी तरह आता है, अल्ट्रासाउंड वाली मशीन या उसके एक्सरे वाली मशीन के नीचे लिटाते हैं और उसको फोकस करते हैं और टारगेट करके उसको ब्रेक करते हैं। अच्छा, शुआ मारते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है। हाँ, उसकी मशीन है, इससे वेव्स अगर 5 mm से ज्यादा है तो वो रह जाएगा 1 mm 2 तो mm। वो उसी तरह की उसका मैकेनिज्म ये होता है कि जिस तरह अगर आप किसी टब के अंदर पानी लें ना, और उसके अंदर लहरें प्रोड्यूस करें, जी जी, अगर उसके अंदर कोई स्टोन पड़ा है, वो लहरों से ना उसकी भुरभुराहट होनी शुरू हो जाएगी, तो वो स्टोन भूरता रहता है। ठीक, उसका मैकेनिज्म ये है कि बेसिकली गुर्दे के अंदर पानी होता है ना, तो गुर्दे के अंदर स्टोन है, स्टोन पड़ा है, समझ लें कि टब के अंदर पड़ा है। अच्छा, उसके अंदर जब स्टोन पड़ा हुआ है, लहरें प्रोड्यूस होंगी, वो इस तरह करके वो भुरभुराहट की वजह से स्टोन निकलने का चांस होता है। अच्छा, हाँ, वो भुरभुरा होकर छोटा होता जाएगा, मैकेनिकल यानी मैकेनिकल उसकी। लेकिन उसमें ये है कि जो यानी अगर फंसा हुआ है स्टोन नीचे, हाँ, उसके तो अंदर उसके लिए भी उसके अंदर तो फायदेमंद बहुत है। बार नहीं, उसके अंदर इतना फायदा नहीं है। यूरेटर के अंदर लिथोट्रिप्सी का फायदा गुर्दे के स्टोन्स के अंदर ही है, किडनी स्टोन्स के अंदर, जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिंग ऑब्स्ट्रक्टिंग में पहले उसकी रुकावट दूर करनी है। अगर उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिंग स्टोन में डायरेक्ट शुआएं लगाएंगे तो वो पस बन जाएगी इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा, तो उसमें फिर हम क्या करें? उसमें हमसे गुर्दे की रुकावट दूर करें। रुकावट पहले तो ऑपरेशन जो आप एंडोस्कोपिकली करते हैं, एंडोस्कोपी जो करते हैं, एंडोस्कोपी में बता दूं कि वो आप कैमरा डालते हैं मसाने के पेशाब की नाली से मसाने में, और वो कैमरे के गाइडेड जो है देखते हुए आप स्टोन को कैच करते हैं। वो एक बास्केट ही यूज होती है ना, वो डोरमा, उसकी भी एक हिस्ट्री में चले नाजरीन को बता दूं। डोरमा बास्केट, डोरमा एक नर्स थी बेसिकली जिसने ये बास्केट बनाई थी। अब तो और भी इसकी बहुत सारी फॉर्म्स आ गई हैं। तो वो बास्केट ये है कि वो अंदर जाके ऐसे बंद होती है, वो अंदर जाके खुलती है ऐसे करके, तो वो फिर स्टोन को कैच करके बाहर ले आते हैं। तो ये एक नर्स थी, यानी जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हों, कोई बहुत बड़े कंसल्टेंट हों, साइंटिस्ट हों। ये एक आम डॉक्टर, एक आम नर्स जो है, जो जूनियर नर्स, जूनियर डॉक्टर, वो भी ये सोचने की बात है कि आप को अल्लाह ने ज़हन दिया है और उन्होंने ये सोचा, मेरे ख्याल 60-70 साल बल्कि ज्यादा ही हो गया होगा इसको इजाद हुए हुए, कि ये कैमरे के साथ ही वो अंदर जाती है और वो बास्केट खुलती है और उसको कैच करके। तो ये अब तो इसमें बहुत जिद्दत आ गई है। गुर्दे का, इवन के गुर्दे तक का इलाज बगैर कट के अवेलेबल है आजकल के दौर में। अच्छा, वही चीजें जो अमेरिका, यूएस है, यूके, पूरी दुनिया में हो रही है, वो पाकिस्तान में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक और गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर हर जगह अवेलेबल है। मैंने तो बल्कि देखा है डॉक्टर साहब, 20-25 साल पुरानी बात है कि ये सियालकोट से एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी मैंने खुद बनाई है ये बास्केट, पाकिस्तान में जाती है, तो यहाँ भी बन रही है। बड़ी बास्केट भी और यूट्रोस्कोपी हम रूटीन में कर रहे हैं। पेशाब के रास्ते से कैमरा डालते हैं, स्टोन को वो ब्रेक करते हैं, आइदर न्यूमेटिक डिवाइस और लिथोट्रिप्सी। आज भी हम सर्विसेज हॉस्पिटल में थे तो वहाँ पे हमने लिस्ट पे लेजर के जरिए स्टोन को ब्रेक किया। अच्छा, तो हमारे पास मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में 5 साल से काम कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने 10 साल शेख ज़ैद में काम किया। तो आजकल ये लेटेस्ट इलाज है कि कैमरे के जरिए स्टोन को पेशाब के रास्ते अप्रोच करके और उसी दिन रात को या अगले दिन सुबह पेशेंट को घर भेज सकते हैं। नहीं, वो कैमरा तो चला गया, अब वो कैमरे का काम तो देखना। कैमरे ने देखा, स्टोन लोकेट किया। अच्छा, जब लोकेट करके आगे उसको हिट करते हैं हम एनर्जी सोर्स के जरिए। अच्छा, एनर्जी सोर्स 2-3 किस्म के हैं। एक है बैलिस्टिक, जिस तरह उसको हिट करके उसको प्रोड्यूस की जाती है, उसको मैकेनिकल उसकी होती है गैस के जरिए उसकी हिटिंग, उसको कहते हैं न्यूमेटिक
न्यूमेटिक में नहीं, हवा के जरिए लिथोट्रिप्सी। तो देखिए फिजिक्स, जो बच्चे फिजिक्स नहीं पढ़ते ना वो छोड़ देते हैं कि जी हमने डॉक्टर बनना, हमने क्या फिजिक्स पढ़ा। हाँ तो इसका मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी उतना ही रोल है, बायोमेडिक्स कि जिसमें बायोफिजिक्स का कितना रोल है, यानी उसने हमें सर्जरी से बचा लिया। तो जो फिजिक्स नहीं पढ़ते बच्चे उनके लिए है कि फिजिक्स भी गौर से पढ़ें। सही बात। फिर इसी तरह लेजर, उसके अब लेटेस्ट जिद्दत आ गया, पिछले 4-5 साल से लेजर आ गई। उसी में स्टोन को लेजर मशीन के जरिए वो स्टोन को अप्रोच करते हैं एंडोस्कोपिकली, एंडोस्कोप से कैमरा देख के, और उसी को एनर्जी उसको लेजर के जरिए हिट करते हैं, फाइबर, लेजर फाइबर जाता है अंदर से। अच्छा। वो स्टोन को ब्रेक करके डस्ट कर देता है सारा। वाह। तो पूरी जो स्टोन, बड़ा बड़ा स्टोन गुर्दे का पूरा भरा हुआ होता है, वो डस्टिंग के जरिए खारिज हो जाता है पेशाब के रास्ते से। तो ये सर्विसेज में ये फैसिलिटी मौजूद है? सर्विसेज हॉस्पिटल में हमारे पास रूटीन में ये फैसिलिटी हमारे जो। अच्छा, माशाल्लाह। ये तो हम तो रोज यही सुनते हैं जी हमारे सरकारी अस्पतालों में कुछ है ही नहीं। तो ये तो बड़ी, डॉक्टर साहब आपने बात बताई है। और इसके अलावा प्राइवेट में भी ये, प्राइवेट में भी रूटीन, प्राइवेट में भी लाहौर के तकरीबन अस्पतालों में अवेलेबल है। सर्विसेज में हमारे जो प्रोफेसर शहजाद अनवर और हमारी पूरी टीम अवेलेबल है वहाँ पे। तो हम तकरीबन हर लिस्ट के ऊपर कोई 10 से 12 केस, उसमें से 7-8 स्टोन के पेशेंट कर रहे हैं डेली। तो ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे पब्लिक सेक्टर में। वाकई जी इसको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए, जिसने भी ये सिस्टम लगाया है, जो भी हुकूमत थी उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हेल्थ कार्ड पे भी ये ऑपरेशन हो जाता है? हेल्थ कार्ड में हमारे सर्विसेज हॉस्पिटल में हम रूटीन में कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड पे ऑपरेशन हो रहे हैं पिछले कोई 2 साल से। जी हेल्थ कार्ड पे ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर आपको पथरी है तो खुदा के लिए इधर उधर से ना जाएं अताइयों के पास, और अपने जो नुस्खे हैं खुद साख्ता वो ना इस्तेमाल करें। आप सर्विसेज जाएं और वहाँ जाके अपना इलाज करवाएं मुस्तनद तबीबों से। उससे पहले अगर आपको इमरजेंसी कोई प्रॉब्लम है तो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं और उसके यूरिन टेस्ट करवाएं और उसका अल्ट्रासाउंड करवाएं। अगर ज़रूरत पड़े तो सीटी करवाएं। इन्वेस्टिगेट करके तो यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, सर्विसेज हॉस्पिटल चले जाएं, प्राइवेट चले जाएं। आपका हेल्थ कार्ड आपके पास है, वो आपको लेज़र के ज़रिए ऐसे ऐसे तरीके डॉक्टर साहब ने बता दिए जो मुझे नहीं पता था कि यहाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बाहर। हमारा तकरीबन हफ्ते में 4 दिन हमारे पास आउटडोर है। तो प्रोफेसर शहजाद अनवर की ज़ेरे निगरानी हम पूरी टीम एज ए टीम वर्क के तौर पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। हम तकरीबन कोई 5 से 8 कंसल्टेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो हर रोज़ हमारी ड्यूटी होती है। और 24 आवर डिपार्टमेंट हमारा अवेलेबल है इमरजेंसी की सूरत में भी। तो डॉक्टर साहब आपने तो बड़ी अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पे कोई नाउमीदी और मायूसी की बातें मैं ज़्यादा सुनता हूँ पाकिस्तान में, ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन आपने तो बताया ये तो लेटेस्ट इलाज है जो मैं समझता हूँ तमाम हॉस्पिटल में। बस वो रश की वजह से लोग घबरा जाते हैं पब्लिक सेक्टर में, वरना तो चीज़ें वही अवेलेबल हैं जो पब्लिक में, जो प्राइवेट में। सिर्फ रश का मसला है, पब्लिक सेक्टर में रश ज़्यादा होता है कि लोगों को वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा सा हर्डल ज़्यादा है। तो वरना तो वही चीज़ें हम पब्लिक में कर रहे हैं, वही प्राइवेट में कर रहे हैं। नहीं, उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें मेरा ख्याल है, और यहाँ वहाँ पे क्लिनिक बढ़ा लें इवनिंग। अब देखें ना, ये जो ट्रेनिंग पोस्ट हैं वो भी कम है, जगह भी कम है। जो पेरिफेरल में हॉस्पिटल हैं, जैसे समनाबाद में, लाहौर में देख लें, समनाबाद है, उधर बेदियां रोड पे जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको अपग्रेड करें, उनमें भी यूरोलॉजिस्ट रखें। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे मसले हल हो जाएंगे। पेशेंट लोड जो है वो सारा सर्विसेज जाता है या मेयो में जाता है या जिना में, और 3-4 हॉस्पिटल में। तो वो जब पेरिफेरी में आप करेंगे और लाहौर से बाहर भी आपको ये शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को उस पर तवज्जो देनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड स्टाफ अपना लेके आए, इक्विपमेंट लेके आए, तो लोगों के मसले हल हों, ताकि वो इधर उधर से गुर्दे खराब होते हैं तो फिर उसका बड़ा मुश्किल हो जाता है। गुर्दा डोनर ढूंढो, फिर डायलिसिस, और उसका खर्चा भी ज्यादा है, तकलीफ भी ज्यादा है, और वो परेशानी भी ज्यादा है। तो मेरा ख्याल है हुकूमत से भी गुजारिश है, प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से भी, कि आप अच्छी मशीनें लगाएं और लाहौर से बाहर जो रहते हैं उनको भी डायलिसिस पे ना जाने दें मरीज को, उससे पहले आप उसका इलाज होना चाहिए। और वो जो है वो बेहतर है, और हुकूमत भी इसी पे करे कि बजाय कि डायलिसिस भी जाए मरीज और हेल्थ कार्ड यूज करें, वो हेल्थ कार्ड को वहाँ पे यूज करें। जैसे पहले भी मैंने एक वीलॉग किया था डॉक्टर साहब यहाँ फैमिली मेडिसिन के ऊपर, कि जो हेल्थ कार्ड है वो बेसिक जो क्लिनिक्स है, मेडिकल सेंटर जिसमें फैमिली मेडिसिन भी है, और इवन यूरोलॉजिस्ट या दूसरे स्पेशलिस्ट भी हैं, उनके पास भी वो कार्ड चलना चाहिए इन क्लिनिक्स में चलेगा, वहाँ प्रॉपर मरीज जाएगा, वहाँ पे प्रॉपर उसका पहले ही उसको गाइडेंस मिलेगी, तो उसके गुर्दे फेल नहीं होंगे, उसका दिल खराब नहीं हो। मतलब वो जो असल में एंड स्टेज के ऊपर हम हेल्थ कार्ड यूज करते हैं, उसको अगर पहली स्टेज पे यूज कर लें, और क्योंकि कई मरीज नहीं जाते, वो खुद ही दवाई ले लेते हैं, वो पैसे नहीं होते उनके पास, या वो रिश्तेदारों से किसी मशवरा कर लेते हैं, मोहल्ले से कोई कताई डॉक्टर के पास, तो वहाँ से मसाइल ख़राब होते हैं। गुर्दा एक नेमत है हमारे, सारा जो है साफ़ करता है पूरा खून को, तो अगर वो ख़राब हो जाए, और खुदा ना खास्ता अगर दोनों ख़राब हो जाएं, तो फिर तो आपको बहुत ही बड़ी मुश्किल में इंसान आ जाता है कि गुर्दा कहाँ से लिया जाए, डोनर, वो इतना बड़ा एक मसला है
कि उसको हल जो है वो एक तो लाखों करोड़ों लग जाते हैं, और दूसरा ये है कि उसके पेचीदा जिसने गुर्दा देना है उसके लिए भी मुश्किल, उसके लिए भी, और जिसने लगाना है। और तो वो ये जो हमारे अदारे तो ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, PKLI भी है, लेकिन डॉक्टर साहब ये अगर अवॉइड हो जाए चीज़ तो आप ये सजेस्ट करेंगे कि ये हेल्थ कार्ड जो है ये मेडिकल सेंटर्स में भी हाँ चलना जी, चाहिए? ये मेडिकल सेंटर्स में, ताकि जो हर लोगों को सहूलियात अवेलेबल हों, जो कंसल्टेशन से भी इवन घबराते हैं, पेशेंट नहीं जा सकते कि जी हमने फीस नहीं दे सकते, तो वहाँ पे भी अवेलेबल हों, छोटे सेंटर्स में भी हों, लोगों को अवेयरनेस हो। और मल्टीपल जिस तरह की ये अवेयरनेस सेशंस अरेंज किए हैं, इस तरह के मल्टीपल सेशंस से भी लोगों को बेसिकली प्रिवेंटिव मेडिसिन पे काम होना चाहिए, ताकि वो बीमारियां हो ही ना, बजाय कि होके कॉम्प्लिकेट हो जाए चीज़ें। तो उससे पहले जनरल एहतियातें लोगों को पता होनी चाहिए कि जी गुर्दे की पथरी से कैसे बचा था। फिर एक पेशेंट है, उसकी फैमिली हिस्ट्री स्टोन की है, कि बाकियों को भी डर है कि स्टोन होने का, तो उसको बाकियों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि जी हम किस तरह इससे बच सकते हैं। ये बड़ा अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे और जरा बात करें, प्रिवेंटिव यूरोलॉजी। हाँ। ये डॉक्टर साहब पहली दफा मैं सुन रहा हूँ कि डॉक्टर साहब ने बात की है कि प्रिवेंटिव यूरोलॉजी, आपको स्टोन बने ही ना, आपको गुर्दों के मराज हो ही ना, और या उस हो तो बड़ी अर्ली स्टेज पे पता चल जाए। तो इसके लिए आप कह रहे हैं कि जब मरीज आपके पास आए तो उसकी हिस्ट्री लें, या मरीज अपना देखें कि उसकी फैमिली में कितने लोगों को पथरियां होती हैं, कितने लोग, ये उसका ताल्लुक जो है उनकी जीन से भी हो सकता है, और उसका ताल्लुक उनके डाइट से, लाइफस्टाइल से भी हो सकता है, क्योंकि एक घर में जितने लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल मिलता जुलता ही होता है, उनका डाइटरी पैटर्न, उनका खाने पीने का स्टाइल वो एक होता ही है। जैसे मुझे एक मरीज ने कहा कि जी वो, मैंने उसे बताया कि तुम्हारी EGFR बहुत कम आ गई, तो 15 आ गई, तो वो कहता डॉक्टर साहब मैं डायलिसिस शायद तुम्हें जाना पड़े उसकी तरफ, नेफ्रोलॉजिस्ट। तो कहता जी डॉक्टर साहब मैं पाए खा सकना। तो मतलब वो डाइटरी हैबिट उनकी ऐसी है कि वो उसकी उनको ज्यादा फिक्र थी कि मैं भी ये चीजें तो नहीं मेरी छूट जाएंगी। तो वो चीजें जो हैं अगर हम उनकी पूरी हिस्ट्री देखें तो वी कैन गिव एडवाइस डाइटरी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाए खाने से उसको हुआ, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि वो जो उनकी या तो कोई जीन्स में है, उनकी फैमिली में है, या उनके जो डाइट में है वो उसको कम किया जा सकता है, उनके रिस्क फैक्टर कम किया जा सकता है। ये तो एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप, और दूसरा जगह आम सर्दियों में लोग पानी नहीं पीते, तो ऑफिस में ये वो, तो उसमें ये होता है कि सर्दियों के अंदर भी आप बैठे हैं ऑफिस में तो एसी लगा हुआ है सर, मैं एसी में बैठता हूं, प्यास नहीं लगती। हाँ, प्यास। अच्छा, फिर एज के साथ जब उम्र इंसान की 50 से ऊपर जाती है उसकी प्यास लगनी कम हो जाती है। हाँ। तो उसमें भी जो है मेरा ख्याल है कि पानी खुद ज्यादा पिए। उसका अंदाजा इस तरह होता है कि पेशाब आप देखें उसका कलर कैसा है, अगर वो डार्क येलो है तो इसका मतलब पानी कम पिया हुआ है। तो उसका ट्रांसपेरेंट कलर होगा तो पानी ज्यादा पिया, तो आप खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आप पानी कितना पी रहे हैं। अच्छा, तो ये जनरल एहतियात है कि पानी की ज्यादा पीना चाहिए रूटीन में। हाँ, जो प्रोस्टेट का पेशेंट है तो वो रात को पानी कम पिए, उसके अंदर और कॉम्प्लिकेशन का डर होता है, हम फिर प्रोस्टेट के किसी प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। अभी तो हम स्टोन्स की प्रिवेंशन के ऊपर बात करते हैं। एक स्टोन हो, फैमिली को पूरी उसके घर डिस्कस करें कि जी आपकी फैमिली के बाकी मेंबर्स का भी चेक करवाएं, टेस्ट, पेशाब का टेस्ट करवाएं, और अल्ट्रासाउंड तो करवा ही लें। अगर स्टोन है तो हम उसकी एहतियातें वगैरह बता दें, ताकि उनको पथरी की वजह से पेशाब की दर्द, गुर्दे की दर्द होने का चांस कम से कम हो। इसी तरह करके जनरल प्रिवेंशन के ऊपर काम हो रहा है, और अगर हो जाए पथरी तो उसको फौरन ट्रीट हो जाए। हर चीज अवेलेबल है आजकल एंडोस्कोपिकली, बगैर कट के। लेकिन ये अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब इतना महंगा है, तो इसको कोई टारगेटेड अल्ट्रासाउंड को सस्ता होना चाहिए। हाँ, उसमें यह है कि कुछ तो यूरोलॉजिस्ट खुद ही अपने उस क्लिनिक में कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड। फिर रेडियोलॉजिस्ट की जब सर्विसेज लें फिर उसको कॉस्टली हो जाता है। फिर पब्लिक सेक्टर में भी DHQs में भी अवेलेबल है, तो कम से कम आप यूरिन टेस्ट तो करवाएं ना। यूरिन टेस्ट सबसे सस्ता टेस्ट है, उसके अंदर पता लग जाता है कि आपके पास और इसकी कोई कितनी मिकदार है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई शुगर तो नहीं है। उसके अंदर एक ग्लूकोज भी आती है, प्रोटीन भी आती है, ग्लूकोज और प्रोटीन। वो उसमें मैंने अभी बात नहीं की, वो क्योंकि टॉपिक यूरोलॉजी से जरा हटके थोड़ा सा वो मेडिसिन की तरफ चला जाता है, उस पर फिर किस दिन बात करेंगे नाजरीन। आज डॉक्टर अतर महमूद साहब के हम बहुत मशहूर हैं कि वो स्पेशल टीवी के हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और उन्होंने ऐसी बातें की कि मुझे भी यकीन करें कि कई इनमें से बातों का अभी पता चला है, और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौर शहर में, और जिन अस्पतालों के बारे में हम अच्छी खबरें नहीं सुनते, तवक्कुआत हमारी नहीं हैं, उनमें भी ये इलाज अवेलेबल है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और इसी खुशी के साथ और इसी चीज़ के साथ कि ये आप प्रोग्राम आपके लिए कुछ रहनुमाई फ्राहम कर सके। इसके बाद फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अगर इस प्रोग्राम के हवाले से और पथरियों के हवाले से, गुर्दों के हवाले से कोई आपके जहन में सवालात हों, तो आप हमारा जब YouTube पे ये अपलोड होगा तो वहाँ पे आप अपने सवाल वहाँ छोड़ सकते हैं इनबॉक्स में, हम उससे अगले प्रोग्राम में उनके जवाब देंगे। और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।